गुड इवनिंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? स्कोप क्लासेस में आपका दोबारा से स्वागत है। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अंकित कुमार और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ों से अज्ञात कराऊंगा जो है आपको लगेगा कि सच में क्या ये इज पॉसिबल। हाँ जी, ये सब सब चीज़ें पॉसिबल है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं। और ये एक बायोटेक्नोलॉजी का सीरीज होने वाला है गाइज, जिसमें पार्ट बाय पार्ट वीडियोस होंगे या फिर हम लोग मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा यूनिट है जिसमें हमारे दो चैप्टर्स हैं। दो चैप्टर्स में पहला चैप्टर हमारा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस के बेसिस पे, है ना। तो अभी हम लोग उसके फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस को जानेंगे और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट सीरीज में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उसके यूजेस के बारे में, नेक्स्ट यूजेस वाले चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हमें डेफिनेशन जाननी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या? बायोटेक्नोलॉजी, आपको नाम से तो लगता है कि बायोलॉजी का इंटीग्रेशन, है ना। बायोलॉजी का इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ, टेक के साथ, क्या उसे ही हम बायोटेक्नोलॉजी कह रहे हैं? आइए डेफिनेशन में देखते हैं, है ना। ये भी कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्निक है ना, यूजिंग, जिसमें हम लाइव ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे या उनके एंजाइम्स को यूज करेंगे या उनके प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे और फिर जो कि यूजफुल होंगे ह्यूमंस के लिए, है ना। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम जिंदे लाइव ऑर्गेनिजम्स को या फिर उनके प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमंस, है ना। उसे ही बायोटेक्नोलॉजी कहा गया है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें और हमें एक एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, तो इन्होंने कहा कि नहीं भैया, आप लोग डेफिनेशन नहीं दे सकते, मैं जो डेफिनेशन दूंगा वही सही होगा, क्योंकि मैं हूं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो इनके अनुसार, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा इंटीग्रेशन है जिसमें हम नेचुरल साइंस को ऑर्गेनिज्म के सेल्स के साथ या उनके पार्ट्स के साथ या उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स के साथ या उन यूज करते हैं ताकि हम उनके प्रोडक्ट्स बना सके या फिर उनसे प्रोसेस जितने भी सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करा सके। ठीक है ना। ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर हम नेचुरल साइंस को जोड़ें, ऑर्गेनिज्म के सेल्स के नेचुरल साइंस को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसके साथ, है ना, जोड़ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के साथ या उनके सेल्स के साथ या उनके पार्ट्स के साथ या फिर उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स के साथ। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स बोले तो जिन जो भी प्रोडक्ट्स हम उनसे एज अ, है ना, प्रोडक्ट्स हम उनसे जो एक्वायर करते हैं वो सब प्रोडक्ट्स के लिए या फिर उनसे सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। तो उससे अगर कोई सर्विसेज ले पा रहे हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? अगर हम नेचुरल साइंस को सेल्स के पार्ट्स के साथ या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के साथ, पार्ट्स के साथ या फिर उनके कुछ भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के साथ इंटीग्रेट करके उनसे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो वही है बायोटेक्नोलॉजी। चलिए अच्छा, एग्जांपल्स देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी में क्या है। ये याद रखना है बच्चों, ये डेफिनेशन याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी में आता क्या क्या है। जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में गाइस क्या आएगा? माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस। माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होंगे, जैसे कि घर में दही बनाना, है ना, मेकिंग ऑफ कर्ड, या फिर घर में ब्रेड बनाना, ब्रेड घर में या फिर बेकरीज में ब्रेड बनाना, यीस्ट का यूज करते हैं हम फर्मेंटेशन के लिए, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे उसी में वाइन, है ना, वाइन का फर्मेंटेशन करना, शराब का फर्मेंटेशन करना, वो भी चीजें बायोटेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हमने बात की, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स जो हम देखते हैं, वो सब भी बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, क्योंकि उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, है ना, टेक्नोलॉजी के साथ, नेचुरल साइंस के साथ इंटीग्रेट करते हैं ताकि उनसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सके हम। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ अ जीन। अगर हम किसी भी जीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, है ना,
दो तीन जीन्स को अगर हम निकाल कर एक दूसरे में जोड़ रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं, वो भी एक, क्योंकि हम उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जीन को मॉडिफाई करने के लिए, इसलिए वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। अगर हम किसी डीएनए को प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी एक बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। अगर हम एक कोई वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं, अगर मैं कोई वैक्सीन प्रोड्यूस करता, अभी कुछ टाइम पहले की बात ही है ना, कोरोना वायरस आए हुए थे और बहुत सारे वैक्सीन भी प्रिपेयर किए जा रहे थे। वो सब वैक्सीन्स में बहुत ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट किया गया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, है ना। और अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई जीन के कारण कोई भी डिफेक्टिवनेस आता है उनके फिनोटाइप में, तो उसे करेक्ट करना भी एक बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक चीज जिसे हम कहते हैं आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें हम मेजरली पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी गाइस, है ना। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे। क्या होता है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये वीडियो के खत्म होते होते आप लोग सभी को बहुत अच्छे से ज्ञात हो जाएगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। अब जरा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में दो वर्ड्स मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? एक ऐसा इंजीनियरिंग जिसमें हम जीन को अल्टरेशन करेंगे, है ना। किसी भी जीन को अल्टरेशन करेंगे। जीन किसे कहते हैं? कोई भी एक डीएनए का टुकड़ा, है ना। कोई भी अगर मेरे पास एक डीएनए है, अगर उसके किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो उसे ही कह देंगे हम जीन, ठीक है। अब जीन की जब हम बात करें तो ये जीन इंजीनियरिंग की बात करें तो एक ऐसा टेक्निक है जिसमें जेनेटिक मटेरियल्स को हम लोग केमिकली अल्टर करेंगे और एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि उसके फिनोटाइप को चेंज कर सके, ताकि उसके आउटर लुक्स को, ताकि उसके बाहरी लुक्स को हम चेंज कर सके। समझ में आ रही है बात? एक ऐसा टेक्निक जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक डीएनए को चेंज कर देंगे, है ना, केमिकली चेंज कर देंगे, अल्टर कर देंगे और उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि उसके बाहरी लुक्स जो है क्योंकि सारी चीजें डीएनए पर ही डिपेंडेंट है ना। किसी का भी फिनोटाइप डीएनए पर ही डिपेंडेंट है, तो हम उसका जीनोटाइप चेंज कर देंगे ताकि वो फिनोटाइप ही उसका चेंज हो जाए। समझ रहे बच्चों? चलिए जरा ध्यान दीजिए कि बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग क्या है। इसमें क्या है कि एक ऐसा हम स्टेराइल एम्बियंस, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग जो है ना, टेक प्लेस कर सके, जहां पर हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉलोनीज को ग्रो करा सके, है ना। ऐसी कॉलोनीज को ग्रो करा सके लार्ज क्वांटिटीज में, ताकि, है ना, ताकि जो है स्टेराइल इन्वायरमेंट बना रहे और हम इजीली ग्रो करा सके और एक स्टेराइल इन्वायरमेंट में ग्रो करा सके ताकि हम उनके प्रोडक्ट्स को इजीली जो है आइसोलेट कर सके, है ना। समझ में आ रही है बातें? और ये सब क्यों करेंगे भाई हम? ये सब क्यों करेंगे? एक स्टेराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके, है ना, वी आर ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके कॉलोनीज को ग्रो करा रहे। क्यों? हम अपने फायदे के लिए। किस चीज के फायदे के लिए? तो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, या फिर वैक्सीन्स बनाने के लिए, या फिर उनके एंजाइम्स यूज करने के लिए। अगर हम ये सारी चीजें, अगर हम एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए या फिर वैक्सीन या फिर एंजाइम्स बनाने के लिए एक स्टेराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करा रहे हैं, किसी भी माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करा रहे हैं एक स्टेराइल इन्वायरमेंट में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। कोई दिक्कत यहां तक में? कोई दिक्कत यहां तक में? कमेंट सेक्शन भर दीजिए अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो। चलिए हम दो वर्ड से अवगत हो चुके हैं, है ना। 2 पॉइंट से अवगत हो चुके, दो नए चर्चित वर्ड से अवगत हो चुके हैं गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमें क्या देखना है। बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म, हम कार मॉडिफाई करते हैं, बाइक मॉडिफाई करते हैं, बड़े बड़े भोंपू लगाए जाते हैं कार में, बाइक्स में बड़े बड़े टायर्स लगाए जाते हैं, मॉडिफाई किया गया है भाई, है ना। इंजन्स में चेंजेस करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, ECU चेंज करते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज करते हैं अपने गाड़ी में ताकि उसे मॉडिफाई कर सके, ताकि उसे और भी अच्छा बना सके, है ना। सेम टू सेम
फॉर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में क्या करेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे, अंदर से मॉडिफाई करेंगे, है ना, उसके जीन को अल्टरेशन करेंगे, उसके जीन को मॉडिफाई करेंगे ताकि उसका फिनोटाइप चेंज हो सके, ताकि उससे हम डिजायर्ड प्रोडक्ट्स पा सके। समझ में आ रही है बातें? यही चीजें हमें बायोटेक्नोलॉजी में पढ़नी है और इसका मेजरली 3 स्टेप्स है। तीनों स्टेप्स को मैं गहराई से बताऊंगा। तीनों स्टेप्स में क्या क्या करना है हमें, जरा ध्यान दीजिए। तीनों स्टेप्स में क्या करना है, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए तैयार है तो जरा देखिए इधर, है ना। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। देखिए बच्चों, हमें क्या करना है इसमें, हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग बाइक्स एंड कार्स का लेंगे। एक कार का एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक, है ना, हमारे पास एक ऑल्टो है, जिसमें 800 सीसी का इंजन लगा है, ठीक है, और एक और फॉर्च्यूनर भी है हमारे पास। डायग्राम पे मत जाना गाइस, ठीक है, डायग्राम पे मत जाना। हाँ, ठीक है, जिसमें बहुत बड़ा सीसी का इंजन लगा हुआ है। मान लेते 3000 सीसी का इंजन लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस ऑल्टो को, इस ऑल्टो के पावर को बढ़ाने के लिए फॉर्च्यूनर का जो इसका सोल क्या है, फॉर्च्यूनर के पास इतना पावर कहां से आ रहा है? उसके इंजन की वजह से, उसके इंजन की वजह से, है ना, उसके इंजन की वजह से। और यही इंजन को ही हम कह रहे हैं क्या, यहां पर जेनेटिक जीन, उसका जीन, और वहीं इसमें भी जो इंजन है उसी की वजह से इसके पास पावर आ रही है बच्चों। तो अगर हम जीन को ही मॉडिफाई कर दें तो क्या ये क्या कहते हैं, जो हमारे पास ऑल्टो है, क्या ये इसके पास भी पावर्स आ जाएंगी? सही, एकदम सही बात है भाई, आ जाएंगे, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि सब चीज इंजन पर ही डिपेंडेंट है। अगर हम कैसे भी करके अगर इसका अंदरूनी पार्ट यानी कि इंजन चेंज कर दे इस ऑल्टो में, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी कि ये ऑल्टो जो है इसके पास भी 3000 सीसी का पावर आ जाएगा, है ना? हो सकता है कि नहीं, ये भी 30 bhp का पावर प्रोड्यूस करने लगे। हाँ, समझ में आ रही है बातें? तो क्या ये पॉसिबल है? सेम टू सेम हम चेंज, सेम टू सेम हम करेंगे किसमें, ऑर्गेनिजम्स में। और ऑर्गेनिजम्स का इंजन, ऑर्गेनिजम्स का बेसिक जिसमें सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहते हैं, वो क्या है? वो है क्या गाइज? वो है उसका जीन, वो है उसका डीएनए, वो है उसका डीएनए, वो है उसका जीन। हाँ, समझ में आ रही है बातें? तो समझ लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, मेरे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है। इस बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट मैं बता रहा हूं। हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास डिजायरेबल जीन है, मान लेते हैं जिसके पास डिजायरेबल जीन है, हमें इंसुलिन प्रोड्यूस करना है। एक ऑर्गेनिज्म है, हमें इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। और एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, दिख रहा है ना, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है। जिसके पास इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है गाइस पहले से, ठीक है। और हमें एक इसे ऐसे ऑर्गेनिज्म में, इसे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना है जिसके जो इंसुलिन, जिसके पास इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन नहीं है, ठीक है ना। ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक बैक्टीरिया है, मान लो गाइस ये एक बैक्टीरिया है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इस इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जीन को इस बैक्टीरिया के जीन में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ताकि ताकि ये जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगे। समझ में आई बातें? अब ये कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इसका, ठीक है। उस प्रोसेस को हम देखेंगे कि एक्चुअल में हमने तो अभी ही सीधे ये जीन को इसमें इंसर्ट कर दिया बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया तुरंत ही इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रोसेस हैं इसमें, 3-4 प्रोसेस है, वही सब सारे प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं, है ना।
पहला प्रोसेस क्या है, पहला स्टेप क्या है हमारा, जेनेटिकली अगर एक जेनेटिकली मॉडिफाई करना है एक ऑर्गेनिज्म को, तो है ना क्या करना है, पहले हमें एक डिजायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करना होगा, है ना। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे डिजायरेबल जीन है, हमारे पास जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन है उसे पहले आइडेंटिफाई तो करें, है ना। क्योंकि पूरे डीएनए को हम रेप्लिकेट कराएं तो क्या होगा कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा जो इंटरेस्टिंग जो हमारा डिजायरेबल जीन है, उसके साथ साथ ये दूसरे बाकी जीन्स भी रेप्लिकेट कर जाएंगे जिसकी हमें जरूरत नहीं है। सेम टू सेम ये कहां केस होता था, ये केस कहां होता था बच्चों, सेम टू सेम केस यही केस होता है अगर हम दो ब्रीड्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराएं तो, है ना। हाइब्रिडाइजेशन कराएं तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे क्या होता है गाइस, हाइब्रिडाइजेशन क्यों बैक ऑफ करता है, क्यों लैक करता है इनके एज कंपेयर टू बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, ध्यान दो, बायोटेक्नोलॉजी में एक फायदा है, बायोटेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज है कि हम लोग सिर्फ ओनली डिजायरेबल जीन्स को, है ना, ओनली डिजायरेबल जीन्स को हम लोग ओनली डिजायरेबल जीन्स को रेप्लिकेट करा सकते हैं इसमें, है ना, रेप्लिकेट करा सकते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बच्चों कि डिजायरेबल एज वेल एज नॉन डिजायरेबल जीन्स जो होंगे वो भी जो है वो भी रेप्लिकेट कर जाएंगे। समझ में आ रही है बातें, नॉन डिजायरेबल जीन्स जो है वो भी रेप्लिकेट कर जाएंगी। समझ में आ रही है बातें, दिख नहीं रहा पे, नॉन डिजायरेबल लिखा है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एडवांटेज है जो कि हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर हमें बायोटेक्नोलॉजी में मिलता है। दोनों में हम ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन की मदद से भी हम ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जिसमें मैं क्या कर रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन भी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी भी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से भी हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में डिजायरेबल के साथ साथ नॉन डिजायरेबल जीन्स भी रेप्लिकेट करेंगी, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम सिर्फ और सिर्फ अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ही मॉडिफाई कर सकते। समझ में आ रही है बातें, है ना, समझ में आ रही है बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप हमारा बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि हमारे डिजायरेबल जीन को, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, इसी डिजायरेबल को जीन को मैं कह दूं जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसी डिजायरेबल जीन को मैं कह दूं जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें पहले ढूंढना है, उसके बाद फिर क्या करना है कि अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, है ना, होस्ट के अंदर डालना है। जिस भी ऑर्गेनिज्म को हमें मॉडिफाई करना है उसके अंदर हमें वो जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है। और लास्ट स्टेप रहेगा हमारा कि उस डीएनए को, उस होस्ट के अंदर, जिस भी डीएनए को हमने अपने होस्ट के अंदर डाला है, अपने बैक्टीरिया के अंदर डाला है ताकि वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाए, उसे क्या करना है कि अच्छे से एक मेंटेन्ड एनवायरनमेंट में रखना है ताकि वो रेप्लिकेट कर सके और अपने डीएनए को, सेम टू हमारे डिजायरेबल डीएनए को अपने आगे ऑफस्प्रिंग्स तक, अपने प्रोजेनी तक पहुंचा सके। समझ में आ रही है बातें, तीन स्टेप्स क्लियर। चलिए जल्दी से रिवीजन करिए। पहला स्टेप में हम अपना जीन ढूंढेंगे, डिजायरेबल जीन जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि उस जीन को, जो हमने जीन को, इंटरेस्ट वाला जीन है, जो हमारा इंटरेस्टिंग जीन है, जो हमारा डिजायरेबल जीन है, उसे अपने होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे भी मॉडिफाई करना है ना, उसे ही हम होस्ट करें उस ऑर्गेनिज्म को जिसे हमें मॉडिफाई करना है। तीसरे स्टेप में क्या देखेंगे बच्चों, तीसरे स्टेप में हम देखेंगे कि उस डीएनए को, है ना,
उस ऑर्गेनिज्म को जिसमें भी हमने अपना डिजायरेबल जीन डाला है, उसे हम एक ऐसे मेंटेन्ड इन्वायरमेंट में रखेंगे ताकि वो हमारा जो डिजायरेबल जीन है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स तक भी पास कर सके, ताकि वो उसे रेप्लिकेट कर सके। चलिए, बहुत अच्छे, ये चैप्टर बायो स्टेप्स हम क्लियर हो चुका है, और स्टेप्स को थोड़ी सी और गहराई में देखेंगे हम लोग, है ना। मैंने इसके बारे में बात की ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स भी हो जाती हैं। बहुत सारे जीन्स जो हमें चाहिए नहीं, जो जीन्स हमें चाहिए नहीं, वो भी खुद ब खुद रेप्लिकेट हो जाती हैं साथ में। इसीलिए हमें ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से अच्छा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि अपने डिजायरेबल जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से अपने सिर्फ डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस करा के रेप्लिकेट करा सकते हैं। यही तो है बायोटेक्नोलॉजी का फायदा, यही तो है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का फायदा। समझ में आ रही है बात है? ये चीज मैंने बता दी है पहले। चलिए नेक्स्ट की देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। हमने जो डिजायरेबल जीन निकाला था उसे अपने होस्ट के अंदर डालेंगे। कैसे कैसे? अच्छा बच्चों, इस स्टेप में थोड़ा मैं बता दूं कि हमने, अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक डीएनए सीक्वेंस है, हमारे पास एक डीएनए सीक्वेंस है, हमारे पास एक डीएनए सीक्वेंस है, हम, और हमें ये पार्ट, हमें इस जीन को आइसोलेट करना है। इसे ही हमने कहा जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट, हम इसे आइसोलेट कैसे करेंगे? हम इसे आइसोलेट कैसे करेंगे, यानी कि इसे अलग कैसे करेंगे बेस पेयर से? हम इसे अलग कैसे करेंगे बच्चों? उसके बीच का बेस पेयर है, ठीक है, हम आइसोलेट कैसे करेंगे इसे कट कैसे करेंगे? तो पहला स्टेप में हमें क्या करना होगा, इसे कट करना होगा विद द हेल्प ऑफ जैसे हम अलग सिजर से कट करते, बहुत सारी चीजें हम सिजर से कटे, पेपर कटना करना है सिजर से कट किए, मूछ कट करना सिजर से कट किए। माली लोग देखे होंगे आप लोग, है ना, जो क्या कहते हैं माली लोग होते हैं, गार्डनर्स, वो क्या करते हैं कि बहुत, उनके पास बहुत बड़ी कैंची होती है ताकि वो प्लांट्स को शेप दे सके कट करके, है ना। तो उसके हिसाब से सिजर्स बहुत ही ज्यादा एक टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है किसी भी चीज को प्रिसाइजली कट करने के लिए, है ना। तो हमें यहां पे जीन को कट करना है, तो क्या हम सिजर्स का यूज कर सकते हैं? क्या हम सिजर्स को यूज कर सकते हैं गाइस? यहां पे भी एक सिजर यूज होगा। हाँ, डोंट यू बिलीव मी? चलिए बताता हूं मैं, यहां पे भी एक सिजर यूज होगा। जैसे कि हर एक चीज को कट करने के लिए अलग अलग टाइप के सिजर्स, क्या आप, हाँ, वो क्या कहते हैं, कपड़े काटने वाली वो दर्जी की कैंची से अपने मूंछों को काट सकते हैं, अपने मूंछों को बराबर कर सकते हैं? नहीं ना, मूंछ काटने वाली कैंची दूसरी आती है जो नाई के पास होती है, ठीक है। आप क्या कपड़े काटने वाली आप क्या वो गार्डनर की कैंची से, हाँ, गार्डनर की कैंची से अपने बाल काट सकते हैं? नहीं ना गाइस, हर एक चीज को काटने के लिए अलग अलग ऑप्टिमम साइज की सिजर्स बनाए हुए। सेम टू सेम जीन को प्रिसाइजली काटने के लिए भी एक सिजर है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स। मॉलिक्यूल को काटने वाला सिजर मॉलिक्यूलर सिजर, मॉलिक्यूलर सिजर। मॉलिक्यूलर सिजर, और इस मॉलिक्यूलर सिजर, भैया ये मॉलिक्यूलर सिजर कौन से शेप का होता है, कौन से साइज का होता है, वो तो हमें बताइए। देखो गाइस, ये मॉलिक्यूलर सिजर है, मॉलिक्यूल को काटने वाला सिजर है, तो ये भी मॉलिक्यूल में ही होगा, यानी कि ये भी एक लिक्विड, एक एंजाइम के फॉर्म में होगा। ये एक एंजाइम है ना, और इसी एंजाइम को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आगे वाले इसके टूल्स वाले चैप्टर में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। अभी इतना जानिए कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि अपने डिजायरेबल जीन को कट करेंगे, है ना। और मॉलिक्यूलर सिजर्स एक एंजाइम है, ठीक है ना। दिक्कत? चलिए, अब हमने डीएनए कट करके अपने पास रख लिया है ना। ये है हमारा डीएनए, मान लो ये हमारा डीएनए है, मान ले हमने कट करके रख लिया इसको साइड से, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, याद है कि नहीं? स्टेप वाले में हमने डीएनए आइडेंटिफाई कर लिया, कट कर लिया, अब उसे हम अपने होस्ट में डालेंगे, अपने उस ऑर्गेनिज्म में डालेंगे जिसे हमें मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो अब उसके लिए डालने के लिए बच्चों बात ऐसी है कि वो मान लेते हैं किसी, हमें एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया में हमें इंट्रोड्यूस करना है। मैंने एक बैक्टीरिया लिया है ई कोलाई, मैंने एक बैक्टीरिया लिया है ई कोलाई। हमें इसके अंदर अपने इस वाले डीएनए, जो हमने डीएनए कट किया था यहाँ पे, है ना, ये वाला पार्ट डीएनए हमने कट किया था, इस डीएनए को हमें इंट्रोड्यूस करना है इसके अंदर, ठीक है। ये वाले जीन को हमें इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे इस?
क्या ये सीधे मैं डाल दूं इसके अंदर? नहीं गाइस, कोई भी चीजें हैं, ये एक फॉरेन डीएनए है, ये एक फॉरेन डीएनए है, यानी कि ये एक बाहर का डीएनए है ना। इस सेल के बाहर का डीएनए है, तो ये खुद ब खुद, ये जो बैक्टीरिया है ये खुद ब खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसे एक्सेप्ट कराने के लिए मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ये बैक्टीरिया है, एक शादी, और ये है हम, है ना। एक एक ऐसी शादी हो रही है जिसमें हमें इनविटेशन नहीं दिया गया है, हम बाहर के लोग हैं, ठीक है, हम एक फॉरेन डीएनए है, हम एक बाहर के लोग हैं, और एक शादी का इनविटेशन आया हुआ है और हमें जाना है उसके अंदर खाने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, कैसे एंटर कर सकते हैं हम लोग? फोर्सफुली एंटर कर सकते हैं क्या? आगे गार्ड से बैठे हुए बाउंसर्स उठा के फेंक देंगे हमें, हाँ, बाहर से कार्ड दिखाइए भाई एंट्री, हाँ, अगर नहीं होगा तो चलिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक मीडिएटर ढूंढना होगा, एक मीडिएटर जो कि अंदर का ही आदमी हो, जो कि शादी के अंदर का ही आदमी हो, अगर वो हमें साथ लेकर जाए अपने इनविटेशन कार्ड पे, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज है? हाँ जी, पॉसिबिलिटीज है, सेम टू सेम। जरा ध्यान दो कि बैक्टीरिया में एक हमें चाहिए, हमें जैसे कि हमने एक बीच का आदमी ढूंढा, हमने पार्टी में यानी कि शादी पार्टी में घुसने के लिए एक बीच का आदमी ढूंढा जो कि हमें अपने इनविटेशन पर अंदर लेकर जा सके। क्या मैं उसे वेक्टर बोल दूं? क्या मैं उसे वेक्टर बोल दूं? क्योंकि वेक्टर का काम ही यही है, एक ऑर्गेनिज्म एक जगह को, एक पर्टिकुलर किसी भी चीज को उठाकर दूसरी जगह पर पहुंचा देना, उसे ही हम कहते हैं वेक्टर, ठीक है ना। तो सेम टू सेम इस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई में क्या है कि डीएनए को इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक होस्ट में, उसके अंदर एक होता है, उसके अंदर हमें ढूंढना होगा प्लाज्मिड। वैसे ही सेम टू सेम इस बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलेगा क्या, एक सर्कुलर डीएनए, एक सर्कुलर एक्स्ट्रा डीएनए होता है इसके अंदर, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है इस बैक्टीरिया के अंदर, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, है ना। और ये प्लाज्मिड क्या है, ये प्लाज्मिड हमें हमारी हेल्प करेगा हमारे अपने डिजायरेबल फॉरेन डीएनए को इस बैक्टीरिया के अंदर डालने में, ताकि हम इसे मॉडिफाई कर सके, है ना। समझ में आ रही है बातें, है ना। तो इस वेक्टर को एक ऐसा वेक्टर मिला है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। कोई भी ऐसा मीडिएटर जो हमारे डीएनए को, जो भी डिजायरेबल डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म होस्ट में इंट्रोड्यूस करा सके, एक मीडिएटर बन सके, उसे ही कहते हैं हम वेक्टर, ठीक है। वेक्टर बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं गाइज, है ना। वेक्टर बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा वेक्टर आप लोगों को। टीआई प्लाज्मिड प्लांट्स के लिए अलग वेक्टर, प्लांट सेल के लिए अलग वेक्टर होंगे, एनिमल सेल के लिए अलग वेक्टर होंगे, बैक्टीरियल सेल के लिए अलग वेक्टर यूज करेंगे हम लोग, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अलग वेक्टर यूज करेंगे हम लोग, जो डीएनए को इंट्रोड्यूस करा सके अंदर में। लेकिन अभी इतना जानिए कि बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, है ना, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। अब ये हमारी हेल्प करेगा इस फॉरेन डीएनए को अपने अंदर बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने। कैसे? अगर मैं इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल लूं, अगर मैं इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल के अपना फॉरेन डीएनए इस प्लाज्मिड के अंदर ऐड करके क्या मैं बैक्टीरिया के अंदर डालूं, तो ये चला जाएगा, एकदम चला जाएगा। चलिए करते हैं गाइस। हम्म हमने क्या किया, वो प्लाज्मिड लिया, वो प्लाज्मिड लिया हमने, उसमें एक कट लगाया, जैसे हमने रिस्ट्रिक्शन, याद है हमने डीएनए कट करने के लिए कौन सा यूज, मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज किया था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेम टू सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम भी इस, है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इस प्लाज्मिड को कट करेंगे। कट विद द हेल्प ऑफ आरई, रॉयल इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड नहीं गाइस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से। और फिर लाइगेट कर देंगे, किसे लाइगेट कर देंगे, यानी चिपका देंगे अपने डीएनए को इस जगह पर, ठीक है। अब ये चीज जो हमारे साथ बन गया, इसे ही हमने कहा, एक सेकेंड गाइस, हमने क्या किया, हमने क्या किया, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, मॉलिक्यूलर सीजर्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, साथ में हमने अपना फॉरेन डीएनए, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला,
GOI, हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, साथ में हमने इन दोनों को एक साथ चिपकाने के लिए लाइगेज एंजाइम डाला। ये एक ऐसा एंजाइम है गाइस, लाइगेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि किसी भी डीएनए को कट करने में हेल्प करता है। अरे भाई, मॉलिक्यूलर कट करने के लिए कुछ प्रेजेंट है तो डीएनए को चिपकाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, और वही चिपकाने के लिए हमारे पास प्रेजेंट है एक ऐसा एंजाइम, लाइगेज। ये एंजाइम क्या करता है बच्चों, ये एंजाइम क्या करता है गाइस, कि ये लाइगेज एंजाइम क्या करता है ना, स्टिक्स अप, ये किसी भी डीएनए को जोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है ना। क्या किया हमने, प्लाज्मिड में हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, और फिर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, फिर लाइगेज एंजाइम डाला। उसके बाद फिर हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट, हमें इसका बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा गाइस, तो हमें मिलेगा एक ऐसा प्लाज्मिड जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट एडेड हो, और इसी को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये वर्ड याद आया, ये वर्ड याद आया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमारी फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें इंट्रोड्यूस कराना होगा इस सेल के अंदर। ठीक है, तो अब ये भली भांति आराम से चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मिड लगा हुआ है इसके अंदर, जो कि खुद ब खुद इस सेल का हिस्सा है, तो वो खुद ब खुद साथ लेकर चला जाएगा इसके अंदर। कोई दिक्कत यहां तक में है ना। इसे ही हमने कहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और अगर हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस प्लाज्मिड के अंदर पुट ऑफ कर दें, तो इसे ही हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी गाइस। हाँ, चलिए, है ना। लास्ट स्टेप है हमारा, थर्ड स्टेप, कि उस डीएनए को जिसमें भी हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को, है ना, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले डीएनए को हमने अपने होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस तो कर दिया था, अब उसे मेंटेन करने की भी जिम्मेदारी हमारी है, ताकि वो अपने प्रोजेनी में अपने डीएनए को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, दीजिए गाइस, है ना। हमने ये तो जान लिया कि हम अपने तीसरे स्टेप में आ चुके हैं। हमने अपने अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने प्रोड्यूस किया था प्लाज्मिड और अपने डीएनए के हिसाब से, उससे हमने डाल दिया है इसके अंदर। अब इसके अंदर डालने के बाद फिर मैं डाल ही देता हूं। यस, चलिए, हो गया, है ना। ये हमारा आ चुका है। अब ये क्या करेगा, अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट करेगा, है ना। अब जरा ध्यान दो बच्चों, हमने इसके अंदर ऐड अप कर दिया है। चलिए ध्यान दीजिए, हमने हमने अपने हमने अपने बैक्टीरिया के अंदर, है ना, हमने अपने ऑर्गेनिज्म के अंदर, बहुत गर्मी हो रही है, हमने अपने बैक्टीरिया के अंदर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐड कर दिया है। हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐड कर दिया है गाइस। अब जरा ध्यान दो, बात ऐसी है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, हमारा जो डिजायरेबल जीन है, वो खुद ब खुद किसी भी बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, क्योंकि रेप्लिकेट करने के लिए एक चीज की जरूरत है, एक पार्ट की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं गाइस, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो ORI साइट, है ना। तो ये ORI साइट प्रेजेंट कहां होगा, ये ORI साइट हमारे प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होता है। मान लीजिए से दिस रीजन में ORI साइट प्रेजेंट होगा, और ये ORI साइट की मदद से क्या करेगा कि इसके नंबर ऑफ कॉपीज बनाना स्टार्ट करेगा।
मान लीजिए इसकी कॉपीज बनाना है हमें, तो ये विद द हेल्प ऑफ क्या करेगा, ORI साइट रेप्लिकेट करेगा। और रेप्लिकेशन के लिए कौन हेल्प करेगा इसे, इसके अंदर का वेक्टर, जो इस वेक्टर के पास ही क्योंकि प्रेजेंट है क्या, ORI साइट, है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है इसी के पास, ताकि वो हमारे डीएनए को भी खुद ब खुद साथ साथ अपने साथ साथ, है ना, रेप्लिकेट करा सके। चलिए, है ना, चलिए बच्चों, अब देखा जाए, अब हमें क्या करना है, अब हमें जानना है कुछ अच्छी चीजें में हमने देखा कि इस प्रोसेस को, ये जो हमने स्टार्टिंग से किया, आपने डिजायरेबल जीन को निकाला, है ना, अपने डिजायरेबल जीन को ढूंढा, उसे मॉलिक्यूलर सीजर से कट किया, उसे अपने डिजायरेबल जिस भी ऑर्गेनिज्म जिसे हम मॉडिफाई करना चाहते थे उसके अंदर डाला विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जरा पढ़ लो, प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग एंड इंसर्टिंग अ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए। फॉरेन पीस ऑफ डीएनए का मतलब है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने चूज किया था, उस इंटरेस्ट को अपने होस्ट के अंदर डाल के एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करना, इसे ही तो हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और फर्स्ट टाइम जिसने ये प्रोसेस किया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस किया था, उससे वो दो भाई बंधु थे, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर। 1972 की बात है। ये जो स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर नाम के दो साइंटिस्ट लोगों थे, इन्होंने ही फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, है ना, एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, है ना, अपने डीएनए से, अपने नहीं, सैलोमोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया से आइसोलेट करके उसे दूसरे प्लाज्मिड वेक्टर के साथ लिंक करके ई कोलाई में डाला था, ताकि वो ई कोलाई जो है रेसिस्टेंट हो जाए, किसके अगेंस्ट, एक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेसिस्टेंट हो जाए। मान लीजिए एक सैलोमोनेला टाइफी में एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था जो इन्होंने आइसोलेट करके निकाला और दूसरे एक बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई में डाला था। इन्होंने, किसने किया था ये, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में, ठीक है। जरा पिक्चर देख लीजिए इन लोगों का, इन दोनों भाई बंधुओं का, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर, ठीक है। हाँ, जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा प्रारूप है। इसमें क्या हुआ, देखिए, एक हमारे पास बैक्टीरिया है जिसमें से हमने प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। उस प्लाज्मिड में हमने क्या किया कि अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, ये ब्लू वाला पार्ट, इसे हम कह रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस कराया और इसे ही हमने कहा आरडीएनए गाइस। यही आरडीएनए को हमने वापस से होस्ट के अंदर डाल दिया और ये होस्ट था हमारा एक प्लांट सेल, ठीक है। और फिर जो भी इसमें म्यूटेशंस आएंगी ये एक मॉडिफाई हो जाएगा, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारी पूरी हो जाएगी। क्या आप सभी को समझ आया? बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। और इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे क्या क्या टेक्निक, क्या क्या टूल्स हम लोग यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। वो टूल्स के बारे में हम लोग गहराई से जानेंगे। क्या क्या टूल्स था भाई, याद करो, मॉलिक्यूलर सीजर्स, है ना, मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज कर रहे थे, लाइगेसेस यूज कर रहे थे, वेक्टर यूज कर रहे, सबके बारे में हम लोग गहराई में जाने, कितने टाइप के मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, है ना, नाम क्या है, हाउ वी नेम देम, नोमेनक्लेचर, पीवीआर 322, बहुत सारी चीजें हैं आगे। तो निश्चित से बैठे रहिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए, और आ चुका है तो जरूर देखिए उसकी तरफ। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।